हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हम एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज, वो पब्लिक पॉलिसी के रिगार्डिंग में होगा, जो ऑलरेडी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं एज अ टेस्ट की तरीके से। ऑलरेडी हिस्ट्री कंप्लीट की जा चुकी है, अभी हमारा पॉलिटी वाला सेक्शन चल रहा है। जैसे कि जब हमने यूनिट 1 डिस्कस किया था, तो एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अभी हमारा पॉलिटी चल रहा है, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पब्लिक पॉलिटिकल सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा तीसरा चल रहा है, दूसरा हमने स्किप कर दिया है। भी पंचायती राज और पब्लिक पॉलिसी डिस्कस करें। गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए स्किप कर दिया क्योंकि हमारा पंचायत चल रहा था एनसीईआरटी में भी और एम लक्ष्मीकांत में भी, तो इसीलिए हमने गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्किप कर दिया था। पंचायत खत्म होने के बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे, गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड और इंडिया लेवल दोनों में। जब हमारा दूसरा भी खत्म हो जाएगा तब हम तीसरा स्टार्ट करेंगे, जुडिशरी एंड लीगल राइट इशू। अब देखिए, जब हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 3, जो कि होगा हमारा ज्योग्राफी का, जिसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी खत्म होने के बाद हम इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफी, प्रॉपर्टी, प्लानिंग, फाइनेंस और एंड इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, नेशनल इकोनॉमिक, इंडियन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, द टेरिटरी सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमिक। ये सारी चीजें आज हम यूनिट बाय यूनिट डिस्कस करते जाएंगे, जैसे हमारा यूनिट कंप्लीट होता, यानी कि जैसे जैसे हमारा यूनिट कंप्लीट होता जाएगा, उसके बाद हम अगला अगला यूनिट स्टार्ट करते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का वो क्वेश्चन जो पब्लिक पॉलिसी के रिगार्डिंग में भी और प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब क्वेश्चंस जब स्क्रीन पे आपके सामने रहे, तो आप या तो कमेंट बॉक्स में अपने अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है, आप या तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, या आप एक पेज या कॉपी, रजिस्टर, पेन लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करें एज अ टेस्ट की तरीके से। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का क्वेश्चन। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि लोक अदालत के रिगार्डिंग में दिया गया है। आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा लोक अदालत के द्वारा हेल्ड यानी कि आयोजित किया जाता है। पहला है डिस्ट्रीब्यूट विथ मोबाइल सेलर कंपनीज, दूसरा है मोटर एक्सीडेंट केस और तीसरा है पेंशन केस। अगर आप इसको न्यू ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ओनली वन पेयर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका ओनली टू पेयर्स। ऑप्शन सी हो जाएगा ऑल पेयर्स और ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों, और इधर से आपको पेयर्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं लोक अदालत के लिए, तो लोक अदालत को जो स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड कराया गया था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, जो कि 1987 का था, उसके तहत। और जो लोक अदालत है, यानी कि आप ये समझिए कि लोक अदालत के द्वारा जो भी दिया गया पुरस्कार है या निर्णय एक सिविल अदालत का डिग्री माना जाता है। और सभी पक्ष, तो फिर देखिए इसमें जो बात की गई है डिग्री माना जाता है, या सभी पक्ष पर जो अंतिम वाद्यकारी होता है, या ऐसे यानी कि ऐसे पुरस्कार के विरुद्ध अपील की किसी भी न्यायालय में की जा सकती थी यदि पक्ष लोकसभा के फैसले से संतुष्ट नहीं है। हालांकि ऐसे फैसले के खिलाफ अपील का कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन वे आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करके मामला को आगे की जो क्षेत्र अधिकार वाली जो अदालत है उसमें उससे वो संपर्क कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास दो स्टेटमेंट है। दो स्टेटमेंट में से बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में आपको कहीं पे भी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ मैन और वुमेन का देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि हमारे देश के संविधान में कहीं पे भी जो बैकवर्ड क्लासेस है उसको डिफाइन नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है ओनली वन, ऑप्शन बी है ओनली टू, ऑप्शन सी है बोथ 1 and 2 और ऑप्शन सी है नेदर 1 and 2, यानी कि दोनों में से कोई सा भी। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला इसीलिए गलत है क्योंकि आपको डीपीएसपी में भी और राइट टू इक्वलिटी में भी देखने को मिलेगा कि जो इक्वल वर्क फॉर, यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ एंड मैन एंड, यानी कि बोथ मैन एंड वुमेन्स का। तो यहाँ पे आप एक्सप्रेशंस भी देख सकते हो
कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है जो कि डीपीएसपी के रिगार्डिंग में है, तो उसमें देख जो इक्वल जो वर्क फॉर यानी कि इक्वल वर्क फॉर बोथ यानी कि सॉरी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ मैन एंड वुमेन के देखने के लिए मिलेगा आर्टिकल 39 में। इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। फिर बात करते हैं जो अंडर 340 के अंदर में जो रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो ऑब्लिगेटरी है फॉर द गवर्नमेंट टू प्रमोट द वेलफेयर, यानी कि गवर्नमेंट क्या कर सकता है, उनको प्रमोट करने के लिए वेलफेयर चला सकता है। तो किसके लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो यानी कि क्या है, कहीं ना कहीं जो बैकवर्ड क्लासेस है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन मिल जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, इसमें 2 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट है वो यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा चलाया जाता है, और जो गुरु पद्म स्वामी कमेटी है वो इसे डेल्ट यानी कि निपटाते हैं इस इशू को, यानी कि जो लेबर चाइल्ड लेबर है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन सी है ना तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है ना तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला गलत है दूसरा सही। देखिए पहला में पूरा स्टेटमेंट गलत नहीं है, बस इसमें एक छोटा सा वर्ड मिस है। इसमें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ साथ क्या हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें आ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। बस एक ये वर्ड मिसिंग होने की वजह से ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। तो राइट आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन बी। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशंस भी देख सकते हो कि जो स्कीम है लॉन्च किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1988 में, रिएवल्यूशन ऑफ जो भी चाइल्ड लेबर है, और इस स्कीम पे फोकस किया गया था चाइल्ड लेबर जो भी कि 14 साल से नीचे हैं। अब फिर बात करते हैं जितने भी जो ऑर्डिनेंस हैं जो 18 साल से नीचे हैं, जो बात करते हैं इस योजना के तहत कि जितने भी जो खतरनाक कारखाने थे वहां पे व्यवसाय यानी कि काम करने की या परियोजनाओं में कार्यरत रखी गई थी, ताकि उनके जो 18 साल से नीचे के जो युवा हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए ऐसे बच्चों के परिवारों का उल्लेख उपयुक्त बिंदुओं में किया गया था। और फिर बात करते हैं जो गुरु पद्म स्वामी समिति ने बाल श्रम के विरुद्ध से निपटा था। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, ये मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के रिगार्डिंग में। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है इसका प्रावधान हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलता है। फिर कहा गया था इसका जो ड्राफ्ट है यानी कि ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान्स किसके लिए, मेट्रोपॉलिटन के लिए तैयार करना, प्रिपेयर करना एक ऐसा ड्राफ्ट जो कि डेवलपमेंट प्लान्स के लिए हो। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया का मतलब है महानगरीय। और तीसरा स्टेटमेंट कहा गया है कि जितने भी जो महानगरीय क्षेत्र में सरकार परियोजित जो योजनाओं को लागू करने की एकमात्र जिम्मेदारी होगी। अब आपको बताने कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है 1 एंड 3, ऑप्शन डी है 1 2 3। न्यू ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा ओनली 1 पेयर, ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली 2 पेयर, ऑप्शन सी हो जाएगा ओनली 3 पेयर, सॉरी ऑनली नहीं, यहाँ पे आपका ऑल पेयर्स हो जाएगा, ऑल पेयर्स। और डी हो जाएगा नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब देखिए इसका जो राइट आंसर मिलेगा ना आपको, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ हमारा पहला और दूसरा ही सही है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए बात करते हैं आर्टिकल 243 ZD किसके बारे में बात करता है, कमेटी ऑन मेट्रोपॉलिटन जो प्लानिंग है डज नॉट हैव अ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड स्कीम इन मेट्रोलियन एरिया। मतलब क्या है कि जितनी भी जो महानगर योजना समिति के पास क्या है, महानगरीय क्षेत्र में सरकार परियोजित जो योजना है उसको लागू करने का एकमात्र जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये इसमें स्टेट की भी बात आ जाती है। फिर बात करते हैं जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है वो कंस्टिट्यूट किया गया था अंडर द प्रोविंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हर एक मेट्रोपॉलिटन एरियाज जैसे कि बात करते हैं जितने भी जो हमारे महानगर हैं
भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक महानगर क्षेत्र में विकास जो योजना का है क्या मौजूदा तैयार करने के लिए क्या है एक महानगर योजना समिति होगी। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है इसके रिगार्ड, यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट के रिगार्डिंग में 3 स्टेटमेंट, अब 3 स्टेटमेंट में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहा गया है कि इसमें 25 से ज्यादा मेंबर नहीं होते हैं लोकसभा से, और दूसरा कहा गया है, दूसरा स्टेटमेंट ये कहा गया है कि भारत सरकार जो विनियोग और वित्त खातों की जांच करता है, और तीसरा ये कहा क्या यानी कि सरकार के जो विनियोग और जो वित्त खाते उसकी जांच करता है, और तीसरा स्टेटमेंट कहा गया है कि जो रिपोर्ट है यानी कि जो रिपोर्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की उसको एग्जामाइन करता है। अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है। ये तो आपका एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 1, ऑप्शन बी है 2 and 3, ऑप्शन सी ओनली 3, ऑप्शन डी है 1 2 3। पेयर के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ओनली 1 पेयर, ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली 2 पेयर, ओनली 2 पेयर्स, ऑप्शन सी हो जाएगा ऑल पेयर्स, और ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा ना वो आपको मिलेगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी, यानी कि 2 and 3। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए पहला स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है, अगर हम लोकसभा की बात करें तो इसमें टोटल 22 मेंबर रहते हैं, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 मेंबर रहते हैं। इसका काम है, इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो एग्जामाइन करना जो भी एनुअल रिपोर्ट एनुअल ऑडिट रिपोर्ट जो ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फिर बात करते हैं किसके सामने प्रस्तुत करना, प्रेसिडेंट के सामने। एग्जामाइन करना जो भी अप्रोप्रिएशंस अकाउंट एंड जो फाइनेंस अकाउंट है यूनियन गवर्नमेंट, कब तो कहाँ पेश किया जाता है, इसको लोकसभा में पेश किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें राष्ट्रीय गरिमा अभियान के रिगार्डिंग में पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट यानी कि जो पहला ऑप्शन है ये 2016 में पूछा था। पहला ऑप्शन कहता है कि जितने भी जो होमलेस पर्सन है या जितने भी जो डिस्ट्रीब्यूटेड पर्सन है उनको फिर से रिहेबिलिट यानी कि फिर से पूर्णवास करना, और जो भी लाइफ के लिए जो बेसिक रिसोर्सेज है, सुटेबल रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड कराना। दूसरा स्टेटमेंट कहा गया कि जितने भी जो सेक्सुअल वर्कर्स यानी कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको इनके प्रैक्टिस से रिलीज करना, फ्री करना, और प्रोवाइड कराना जो भी अल्टरनेटिव सोर्सेस है लाइफ के लिए। दूसरा स्टेटमेंट कहा गया। तीसरा कहा गया कि जो भी मैनुअल सर्विजिलेंस है यानी कि जो मैला ढोने की जो प्रथा है उसको समाप्त करना, और मैला ढोने वाले जो वर्कर है यानी कि जो लोग है उनको फिर से क्या करना, रिहेबिलिएट करना। अब तीसरा चौथा स्टेटमेंट कहा गया है कि जितने भी जो बॉन्डेज लेबर हैं उनको बॉन्डेज से रिलीज करना और फिर से क्या करना, उनको रिहेबिलिट यानी कि फिर से उनको पूर्णवास कराना। अब आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय गरिमा अभियान है जो एक नेशनल कैंपेन है वो इन चारों स्टेटमेंट ऑप्शन में से किससे रिलेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी। देखते हैं तो देखिए अगर हम इस कैंपेन की बात करते हैं जो भी इन ह्यूमन प्रैक्टिस हैं किसमें जो मैला ढोने वाले जो वर्कर्स के साथ या जो लोगों के साथ किया जाता है तो उनको फिर से क्या करना, रिहेबिलिएट करना। और फिर बात कर जो आसिफ शेख है उनको क्या माना जाता है, जो राष्ट्रीय गरिमा अभियान है इस जो कैंपेन के रोल में क्या है उन्हें एक या बात करते इस जो में एक इम्पोर्टेंट भूमिका इनकी मानी जाती है या माना जाता है। फिर बात करते जो राष्ट्रीय गरिमा अभियान है एक एनजीओ लीड मूवमेंट है जो कि किसके लिए चलाया गया था, जो कि बात करते हैं कि जो आंदोलन है वो किसके द्वारा चलाया गया था, एक नॉन एनजीओ लीड मूवमेंट था। किसके रिगार्डिंग में, जो मैला ढोने वाले जो वर्कर्स थे या मैला ढोने वाले के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला जो है इस क्वेश्चन है ये 2019 में पूछा गया था। इसमें पहला जो कहता है जो यानी कि कानून के अनुसार एज पर द लॉ, कानून के अनुसार जो प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन और जो योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर मौजूदा देखने को मिलेगा, यानी कि आपको नेशनल और स्टेट लेवल दोनों पे देखने को मिलेगा। इसमें कहा गया है कि इसके अंदर जितने भी जो मेंबर्स हैं उनके लिए क्या ये यानी कि कंपल्सरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट में 2016 का है, इसमें कंपल्सरी आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, जितने भी जो प्रतिरूपक वन रोपण निधि अधिनियम 2016 के तहत क्या है किए गए प्रतिरूपक वनीकरण कार्यक्रमों में जो जितने भी जो लोग भागीदारी है उनका अनिवार्य है।
ऑप्शन ए है ओनली वन, ऑप्शन बी है ओनली टू, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है ना तो वन एंड नॉट तो दो, यानी कि दोनों में से कोई सारे। इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए। यानी कि देखिए इस एक्ट की बात करते हैं तो नेशनल एंड स्टेट यानी कि कॉम्पेंसरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटीज देखने को मिलेगा, जो मैनेज किए जाते हैं नेशनल और स्टेट फंड दोनों पे। लेकिन इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें जो पीपल्स पार्टिसिपेशन है उनकी मैंडेटरी जो है वो कंपलसरी नहीं रखी गई है, इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या बन जाता है, इनकरेक्ट, और पहला करेक्ट हो जाता है। राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आज का जो लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम की जो फंड है उसके रिगार्डिंग में आपसे पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये 2020 में पूछा था। तो पहला है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो है वो यूज किए जाते क्रिएट, यानी कि फंड का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए क्या है, जो भी बेसिक जो यानी कि जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको डेवलप करने के लिए, जैसे हेल्थ और एजुकेशन। फिर बात करते हैं दूसरा जो ऑप्शन है, आप दूसरा जो स्टेटमेंट है वो कहा गया है कि प्रत्येक संसद की जो निधि का एक निर्देशित हिस्सा जो बेनिफिट्स होगा एससी और एसटी पॉपुलेशंस के लिए होगा। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है के तहत क्या है के आधार पर, यानी कि जो वार्षिक आधार है, ये आपको क्या देखने को मिलेगा, अनयूज्ड फंड कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, यानी कि जो पैसे यूज नहीं हो पाते हैं वो अगले साल के लिए फॉरवर्ड नहीं होते हैं। फिर बात करते हैं जो चौथा स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है को हर साल कार्यान्वयन के तहत क्या सभी कार्यों में कम से कम 10% रिडक्शन करना होगा। अब आपको पता नहीं इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन न्यू ऑप्शंस के देखते हैं। ओनली वन पेयर करेक्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली टू पेयर्स करेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा ओनली थ्री पेयर्स आर करेक्ट, और ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल पेयर्स आर करेक्ट, ऑल पेयर्स आर करेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा ना वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि इसमें तीसरा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। तीसरा गलत, हमें पता है तीसरा गलत है तो एलिमिनेट हो जाएगा सी और बी। अब देखिए बात करते हैं पहला, दूसरा और चौथे स्टेटमेंट के बारे में। पहला जो है वो उसमें 15% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है वो यूटिलाइज किया जाएगा, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है उसमें 15% और जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है उसमें 7%। फिर बात करते हैं जो फंड है ये हमें नॉन कोलैप्सेबल देखने को मिलता है, इसलिए ये क्या है, यानी कि आगे फॉरवर्ड हो जाता है। फिर बात करते हैं जो चौथा स्टेटमेंट है वो हमारा इसीलिए करेक्ट है क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज है वो इंस्पेक्ट, यानी कि एटलीस्ट जो जांच करता है वो कितना 10% करता है, क्योंकि वर्क जो अंडर क्या इम्प्लीमेंटेशन है एवरी हर साल, तो इसलिए चौथा हमारा सही है। तीसरा इनकरेक्ट है। अब देखिए तीसरा हम बात करते हैं क्यों, क्योंकि अगर देखिए जो ऑफिशियल गाइडलाइंस है ये आपको, ये तो बुक्स में आपको देखने को मिलेगा, सॉरी यहाँ पे तो हमारा पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट था, इसलिए राइट आंसर था ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमने पब्लिक पॉलिसी के रिगार्डिंग में डिस्कस किया। अब जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो होगा गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम इंडिया और वर्ल्ड दोनों का देखेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पे आप चैनल शेयर कर सकते हो। वीडियो को रिगार्डिंग में कोई भी सजेशंस देना है कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पे सजेशन दे सकते हो। आज की वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, क्लास जो हमारा मंडे से लेके सैटरडे तक चलता है इसमें हम एम लक्ष्मीकांत और जो क्लास 12th की अभी एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये दोनों बुक अभी हमारा पैरेलल में चल रहा है। एम लक्ष्मीकांत का हमने पार्ट 3 तक 105th लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया, अब हम पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी की बात करते हैं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12th की जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स उसको भी कंप्लीट की जा चुकी है, 2 चैप्टर और रह गए तो क्लास 6 से 12 तक की आपकी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम 9 से लेकर के क्लास 12 तक इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे
और वीकेंड का तो आपको पता ही है कि इसमें हम हर संडे एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। फिर हम बात करते हैं सुबह 6 बजे, आपको क्या है करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ की भी वीडियो मिल जाती है, जो मेनली 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर में रहती है। जो भी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ रहती है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।